हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को सरप्राइज करने के लिए अपनी फैमिली से मिलाने जाता है और विंग तो सरप्राइज भी हो गया था क्योंकि वो वांग जी की फैमिली से कभी भी मिला नहीं है और अचानक से वांग जी उसे अपनी फैमिली से मिला रहा है। ये बात उसे सरप्राइज कर गई और आज विंग अपने फादर से भी मिला। विंग बस चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था और वी चांग से विंग की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी वी चांग से और विंग को बात करने के लिए इशारा दे रहे थे, पर वी चांग से तो घबरा रहे थे क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने बेटे से मिले हैं। पर कैसे बातें स्टार्ट करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि तभी वहां पर किसी की आवाज़ आई। वहां वी चांगसे के फैमिली मेंबर आ गए थे। वहां उनका भाई, उनकी भाभी और उनका बच्चा आ गया था। वी चांगसे उन लोगों को देखकर उन लोगों को अपने पास बुलाते हैं, पर जैसे ही उनकी फैमिली ने विंग को देखा वो सब शॉक थे। वो वी चांगसे को देखकर इशारे में पूछ रहे थे, क्या ये वही है? वी चांगसे उन्हें इशारे में ही हाँ बोलते हैं और कुछ बोलने से मना करते हैं, पर वहाँ किसी की आवाज़ आती है। वो और कोई नहीं, जैंग चैंग था। जैंग चैंग विंग को देखते हुए बोलता है, तुम तुम तो वही हो ना? ये सुनकर विंग कंफ्यूज था। क्या मतलब है वही था? विंग कंफ्यूजन से जैंग चैंग को देख रहा था। जैंग चैंग अपनी माँ और अपने डैड को देखते हुए बोलता है, मॉम, डैड, ये वही इंसान है जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था ना, किसी ओमेगा ने मुझे बचाया है। ये वही था। ये बोलकर वो विंग को पॉइंट करता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जैंग चैंग उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की थी, पर तुम मुझे यहाँ मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बोलते हुए वो विंग से कहते हैं, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मुझे अब्रॉड में बचाया था उस क्लब में जब हमारे ऊपर हमला हो गया था। ये सुनकर विंग को याद आया कि हाँ, उसने किसी को बचाया था, पर उसका फेस उसे याद नहीं था। जैंग चैंग उसे बताता है कि वो वही पर्सन है। ये सुनकर विंग उसको पूछता है, क्या वो ठीक है? तभी जैंग चैंग बोलता है, वहीं जैंग चैंग की मॉम और उसके डैड को एक बहाना सा मिल गया था विंग से बात करने का, इसीलिए वो विंग से बहुत सारी बातें करने लगे। वहीं वी चांग से भी तो अपने बेटे से बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे और उन्हें ये बहाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो विंग से बहुत सारी बातें करने लग गए। विंग भी उनके साथ अब कंफर्टेबल होने लग गया था। धीरे धीरे विंग वी चांग से, मैडम यू और जैंग फैमिया से बातें करने लग गया था। यहाँ तक कि जैंग चैंग से भी। चारों मिलकर बातें कर रहे थे। वांग जी उन सभी को देख रहा था। विंग बहुत अच्छे से उनके साथ खुल गया था, मतलब कि बातें कर रहा था। वांग जी विंग को अपनी फैमिली के साथ, मतलब कि विंग अपनी फैमिली के साथ है ना, उसे वहीं पर छोड़कर वांग जी अपनी फैमिली, मतलब कि अपने मॉम और डैड के पास जाता है। लैन कुरैन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी ये क्या चल रहा है? तुम तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या? वांग जी फिर अपने डैड को सब कुछ बता देता है कि विंग कौन है और वी चांग से और विंग का रिश्ता क्या है। सब कुछ ये जानकर मैडम लैन और लैन कुरैन बहुत ज़्यादा ही शौक थे। वो वांग जी से कहते हैं, तो विंग को बता क्यों नहीं देते? वांग जी उनको बताता है कि विंग अपने फादर से नफरत करता है, इसीलिए वी चांग से टाइम चाहते हैं उन उससे अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। ये सुनकर लैन कुरैन भी सहमति जताते हैं। वांग जी अपने पेरेंट्स से बात ही कर रहा था कि तभी उसे सॉन्गलैन का कॉल आता है। सॉन्गलैन, उसकी माँ मतलब कि बॉसन सरन और शुयांग तीनों यहाँ आ गए। ये सुनकर वांग जी उनको लेने के लिए बाहर तक जाता है और तीनों को वापस अंदर लेके आता है। वांग जी सॉन्गलैन को बता देता है कि यहाँ वी चांग से आए हुए हैं। ये सुनकर सॉन्गलैन शॉक था। वी चांगसे को उन्होंने भी कई सालों से नहीं देखा। जब से वी चांगसे ने उस ग्रुप को, मतलब कि माफिया ग्रुप को छोड़ा है और वांग जी ने ज्वाइन किया है, तब से वी चांगसे उस ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं रखते। पर हाँ, कभी कभार अगर उनकी ज़रूरत होती है तब वो आते हैं। वांग जी उन्हें बता देता है कि वी चांगसे विंग को मनाने के लिए आए हैं। ये सुनकर सॉन्गलैन भी वांग जी का मदद करने के लिए मान जाता है। यहाँ तक कि वांग जी ने बाओसन सरन को भी मना लिया था। बाओसन सरन पहले तो नाराज़ हुई थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला था कि विंग भी अपने पेरेंट्स के लिए तड़पता है, उसे
अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए तब जाकर बाउसेसरन मानी थी, क्योंकि विंग की हालत वो भी जानती थी। और उसके बाद वांग जी अपने प्लान के बारे में, मतलब कि जो भी आज वो विंग को सरप्राइज देने वाला है उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करता है। ये सुनकर बाउसेसरन बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर सारे लोग अंदर जाते हैं। विंग अभी भी वी चांग से, जैंग फैमिया और मैडम यू से बातें कर रहा था और साथ ही वो सभी हल्का हल्का सा मजाक भी करने लग गए थे। विंग उनके साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। उसे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वो उन लोगों से आज ही मिला है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो इनके साथ कुछ अलग से ही रिश्ता हो। वो सभी ऐसे बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर किसी ने अनाउंस किया। विंग और बाकी सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वहां पर लैन किरैन खड़े हुए थे। लैन किरैन वांग जी के साथ खड़े हुए थे, जिसे देखकर विंग उनकी तरफ ही देखने लग गया था। लैन कुरैन वांग जी को दिखाते हुए बोलते हैं, ये मेरा बेटा है लान वांग जी। आप सभी को तो पता ही है, ये मेरा सबसे छोटा बेटा और अल्फा बेटा है। मैं आप लोगों को अपनी खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। आज मेरा बेटा अपने लवर को लेके आया है मेरे पास, और साथ ही उसने मुझसे एक चीज़ मांगा है। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे देना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने कहा है कि वो अपने ओमेगा से, मतलब कि वो जिससे प्यार करता है उससे शादी करना चाहता है। और आज मैं आप सभी के सामने ये अनाउंस करता हूँ, आज ही मेरे बेटे और उस ओमेगा का सगाई होगा। ये सुनकर सारे लोग वहां पर ताली बजाने लग गए थे। वहीं विंग विंग तो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी वहां से उतरता है, मतलब कि स्टेज से उतरता है और फिर विंग के पास आता है। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वहां वी चांग से, जैंग फैमिया और मैडम यू भी थे। उनको भी अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि ये सब क्या है, और सगाई उसको किसी ने भी नहीं बताया, ये अचानक से कैसे। विंग यही सब सोच रहा था कि तभी उसे वांग जी की आवाज़ आती है। वांग जी अपने घुटनों पे बैठा हुआ था, मतलब कि जैसे प्रपोज करते हैं वैसे ही वांग जी उसके सामने बैठा हुआ था और वांग जी के हाथों में एक रिंग था। वो उस रिंग को दिखाते हुए बोलता है, विंग मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हें ये सब बोलूं, पर मैं बहुत पहले से चाहता था। जब से तुम्हें स्टार्टिंग दिन देखा तब से मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। सुबह शाम उठते जागते हर रोज़ तुम्हारा चेहरा मेरे सामने रहता है। जब तुम्हें कुछ होता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं सांस लेना ही बंद कर चुका हूँ। अगर तुम एक पल के लिए भी उदास होते हो तो वो उदासी मुझे महसूस होता है। विंग मैं जब तुम्हारे आंखों में आंसू देखता हूँ ना, तो मुझे ना जाने क्यों अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं तो तुम्हारे आंखों में एक पल के लिए भी आंसू आने नहीं देना चाहता, पर उसके लिए मुझे एक रिश्ता बनाना है तुम्हारे साथ। ऐसा रिश्ता जिसमें मैं दुनिया वालों को बता सकूं कि तुम मेरे हो। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने से पहले उन्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरे वाइफ हो। क्या तुम इस रिश्ता को मेरे साथ निभाना चाहोगे? विंग तुम मेरी ज़िंदगी का एक हसीन पल हो, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। पर एक रिश्ते से मैं वो रिश्ता बनाना चाहता हूँ जिससे हर इंसान को पता चले कि तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या तुम मेरे साथ वो रिश्ता बनाओगे विंग? विंग प्लीज़ ना मत कहना। ये बोलते हुए वो विंग के आंखों में देख रहा था। वो कह रहा था, विंग मुझे पता है तुम अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा तड़पे हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हें पूरी फैमिली दूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को अपनी फैमिली बनाना चाहोगे विंग? ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी फिर से कहता है, विंग तुम क्या मेरे डैड को अपने डैड बनाओगे? क्या मेरी माँ को अपना माँ बनाओगे? क्या मेरी पूरी फैमिली को अपनी फैमिली बनाओगे विंग? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वांग जी उसको पूरी फैमिली दे रहा है और साथ में उसका प्यार वो कैसे मना कर सकता है? वांग जी विंग के आंखों में देखते हुए बोलता है, विंग क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगे? वो वाइफ जिसके साथ मैं अपने बेबीज प्लान करूं। ये सुनकर विंग के ना दोनों गाल ही ब्लश हो गए थे।
वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है, बस करो लैंसर, मैंने कह दिया ना हाँ। ये बोलते हुए वो अपना हाथ को फैला देता है, मतलब कि आगे कर देता है, जिसके कारण वांग जी के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था और वो उसे अंगूठी पहना देता है। वो अंगूठी भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, उस अंगूठी का भी एक मतलब था। उसका मतलब था 7 जन्मों तक एक साथ रहना और साथ ही हर एक पल में, हर एक खुशियों में, हर एक दुख में एक साथ रहना, कभी एक दूसरे से अलग ना होना, उसका मतलब था ये। वांग जी ने खुद अपनी बहन से बोलकर उस अंगूठी को बनवाया था। वो अंगूठी का डिज़ाइन वांग जी ने खुद अपने मन से डिज़ाइन किया था और वो अंगूठी सबसे ज़्यादा महंगे हीरे से बना हुआ था। वो छोटा-सा अंगूठी बहुत ज़्यादा ही महँगा था। वांग जी उसको पहना देते हैं और सारे लोग ये सुनकर और ये देखकर अपने क्लैपिंग को रोक नहीं पा रहे थे। चारों तरफ, मतलब चारों तरफ बस तालियों की आवाज़ें आ रही थी। वहीं विंग के आँखों में आँसू आ गए थे। वहीं विंग और वांग जी के ऊपर से बहुत सारे फ्लावर को मतलब फ्लावर की पंखुड़ियाँ गिरने लगी। रोज़ की पंखुड़ियाँ, जिसे महसूस करके विंग ऊपर की ओर देखता है। ऊपर एक बड़ा-सा बलून रखा हुआ था, जिसमें से वो बहुत सारे फूल गिर रहे थे। विंग सरप्राइज़ था कि ये सब वांग जी ने कब प्लान किया। वहीं वांग जी जो अभी तक अपने घुटनों पे बैठा हुआ था, वो उठता है और वो विंग के पास आते हुए बोलता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? विंग और भी ज़्यादा शॉक, क्या मतलब है? यही उसका सरप्राइज़ था? विंग जैसे ही ये सुनता है वो सीधा वांग जी के गले लग गया और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, ऐसा सरप्राइज़ किसी ने नहीं दिया होगा। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही टाइटली वांग जी को गले लगाता है। वहीं वांग जी भी उसको गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू विंग, मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे पता है तुम अभी शादी नहीं करना चाहते थे, पर मैं तुम्हारे तुमसे अलग नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इसीलिए। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग भी उसको स्माइल करके देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, इसके लिए तो सब चलता है। ये बोलकर वो छोटा-सा स्माइल करता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके जाता है और वो विंग का उसी हाथ को पकड़कर ऊपर उठाते हुए बोलता है, मैं लान वांगजी वी wuxian के साथ अपनी एंगेजमेंट को लीगली आप लोगों के सामने बताता हूँ। अब मैं लान वांगजी लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा आज सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से लान वांगजी अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है, वो अपनी ओमेगा के साथ है। ये बोलते हुए वो विंग के कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग उसके सीने पे आके लगता है। विंग और वांग जी सबके सामने ही थे, वह सबको देख पा रहे थे। विंग ब्लश हो रहा था क्योंकि सारे लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वहीं मैडम लैन और लैन कुरैन उनके पास आते हैं और साथ में उन लोगों को बधाई देते हैं। विंग भी उन लोगों को शर्माते हुए ग्रीट करता है और जब आंटी और अंकल मिलता है तब वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं, क्या आंटी, क्या अंकल, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं। ये सुनकर विंग भी एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर उन दोनों को ही मॉम डैड कहने लगा। फिर सारे लोग स्टेज से नीचे उतरते हैं। विंग और वांग जी सीधा विंग के ग्रैंडमा के पास जाते हैं। वहाँ उन दोनों ने ग्रैंडमा के सामने बो किया, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर धीरे धीरे सबसे आशीर्वाद लेते गए। सारे लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। वहीं जब विंग और वांग जी वी चांगसे के पास पहुंचे, वी चांगसे के आंखों में भी हल्के से आंसू बन चुके थे। आज वांग जी के कारण उन्होंने अपने बच्चे को देखा और साथ ही आज अपने सामने ही विंग की सगाई होते हुए वो देख पा रहे हैं कि विंग कितना ज़्यादा खुश है। ये कोई भी बाप अपने बच्चे को ही खुश देखना चाहेगा ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वो अपने हाथों से विंग को गले लगाना चाहते थे, पर वो ऐसा कर भी नहीं सकते, इसीलिए वो विंग को और वांग जी को बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहना। विंग और वांग जी उन्हें फिर से ग्रीट करते हैं और फिर वो जैंग फैमिया और मैडम यू के पास जाते हैं। वो दोनों भी वही सब बोलते हैं। वहीं विंग जैंग चैंग के पास भी जाता है, वो भी उन दोनों को ही बधाई देता है। ऐसे ही वो पार्टी भी चल ही रही थी। विंग अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, मतलब कि लैन फैमिली और वी फैमिली के साथ।
विंग उन सभी के साथ हल्का-हल्का बातें भी कर रहा था। तभी वो देखता है कि बाओसन सरन वी चांगसे के साथ कुछ बात कर रही है। उसे नहीं पता क्योंकि वो तो सभी मतलब कि वांग जी के भाई-बहनों के साथ बात कर रहा है ना, इसीलिए वो उतना ध्यान नहीं देता। पर जैसे ही वो देखता है कि बाओसन सरन और वी चांगसे कहीं जा रहे हैं, ये देखकर विंग को ना थोड़ा-सा अजीब लगता है कि क्या बाओसन सरन मतलब कि उसकी ग्रैंडमा उस अंकल को जानते हैं। ये सोचते हुए विंग उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। पर जैसे ही उसने शुयांग और शिंगचैन की ना थोड़ी-सी नोक-झोंक सुनी ना, वो उनकी तरफ ध्यान देने लगा। शिंगचैन को शुयांग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो तो उसके पीछे-पीछे कई बार घूमने भी लगा था, जिसके कारण शुयांग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था और वो तो उसे ना इग्नोर भी करना चाहता था। पर शिंगचैन तो उसके पीछे-पीछे जा रहा था, जिसके कारण आज उन दोनों के बीच में हल्का-सा बहस भी हो गया था, जिसे देखकर विंग उन दोनों को शांत करवाते हुए बोलता है, "ये आप दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? लड़ाई क्यों कर रहे हो?" ये सुनते हुए शुयांग कहता है, "विंग, तुम इन्हें समझा क्यों नहीं देते? कब से ये मेरा पीछा कर रहा है? मैंने इसे कह दिया है कि मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, तब भी क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है।" ये बोलते हुए वो शिंगचैन को देखता है। शिनचैन ने ये सुनने के बाद उसके दिल में हल्का-सा हर्ट हुआ था। वो पहली बार किसी अल्फा को अप्रोच कर रहा था। पहली बार उसे शुयांग पसंद आया था, इसीलिए वो उसके पास जा रहा था। पर शुयांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बात से उसे हल्का-सा हर्ट तो हुआ था, पर वो अपने पहले प्यार को इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता। इसीलिए वो बेशर्मों की तरह शुयांग से फ्लर्ट करने लगा, जिसके कारण शुयांग वहाँ से चला गया था। विंग शिंगचैन को देखता है, उसका मुंह बना हुआ था। शिंगचैन विंग से कहता है, विंग, तुम्हारे दोस्त को प्रॉब्लम क्या है? मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर भी वो मुझ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाता? ये सुनकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है, आप उसके बारे में सोचो मत, वैसे भी वो थोड़ा अकड़ू है, पर फिक्र मत करो, आप ना धीरे धीरे उनको पटा ही लोगे। ये बोलकर वो छोटा सा स्माइल करता है। शिंगचैन भी हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, वो तो है, क्योंकि मुझ जैसे इंसान से कोई बस थोड़ी ना सकता है, और वैसे भी मेरे पीछे इतने सारे अल्फा घूमते हैं, तो मैं तो उन्हें पटा ही सकता हूँ। ये बोलकर वो भी एक छोटा सा स्माइल करता है। विंग और शिंगचैन दोनों ऐसी बातें ही कर रहे थे कि तभी शिंगचैन को किसी का कॉल आ गया और वो बाहर की तरफ जाकर बात करने लगा। वहीं विंग विंग भी अकेला खड़ा हुआ था कि तभी उसे उसकी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ ही दूर में जाता है, उसे दिखता है कि बाओसन सरन और वी चांग से थोड़ा बात कर रहे हैं। बाओसन सरन गुस्से में वी चांगसे को कह रही है, मैंने तुम्हें इसलिए माफ़ नहीं किया है क्योंकि मुझे तुम्हें माफ़ करना है। मैंने तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि तुम मेरे पोते के बाप हो। ये बोलते हुए वो वी चांगसे को देख रही थी। वी चांगसे ने अपना सर नीचे झुका रखा हुआ था। बाओसन सरन उसे बोल रही थी कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी की डेथ हुई है और मैं इतनी आसानी से तुम्हें भूलूंगी नहीं। विंग की खुशियों के कारण मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, पर तुम मुझे अपनी माँ मत बोलो। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ गई थी, पर पीछे में ही विंग खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो शॉक हो गई थी। वहीं जब वी चांग से भी विंग को देखते वो भी शॉक हो गए थे। विंग के आंखों में बुरी तरह आंसू आ गए थे। उसके सामने उसके डैड खड़े हुए थे। उसे देखकर विंग रो रहा था और साथ ही वो अपने डैड को सामने देख रहा था। वी चांग से विंग को ऐसे रोते हुए देखकर उसे कहते हैं, विंग, पर विंग तो बिना कुछ सुने हुए वहां से भाग गया, जिसे देखकर वी चांग से भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। पार्टी अभी खत्म हो ही चुका था, सारे लोग घर जा ही चुके थे, पर वी फैमिली और लैंड फैमिली वहीं उसी मेंशन में ही थे। इसीलिए विंग जब भाग के जाता है ना, वो सबके सामने से भाग के गया था। इसीलिए वांग जी और बाकी लोग भी देख लिए थे कि विंग भाग रहा है, पर कहाँ। तभी उन्हें दिखता है कि वी चांग से भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तब वांग जी को कुछ डाउट होता है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। विंग भाग रहा था, उसके आंखों में बहुत ज़्यादा ही आंसू आ रहे थे। वो अभी वी चांग से को कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो भागते ही जा रहा था। वी चांग से उसे पीछे से बोल रहे थे, विंग रुक जाओ बेटा, प्लीज़ मुझसे बात तो कर लो, विंग रुको। पर विंग तो कुछ भी नहीं सुन रहा था और वो भाग ही जा रहा था। विंग आगे आके वी चांग से पीछे पीछे उसके पीछे
वांग जी, चैंग, जैंग फैमिया, यहाँ तक कि लैन कुरैन भी भाग रहे थे। सभी उन सभी के पीछे भाग रहे थे। विंग लैन मेंशन से भी बाहर निकल चुका था। वो बाहर जाते ही रोड पार करने वाला था। वो दौड़ते हुए रोड पार कर रहा था, पर आगे से एक कार आ रही थी, वो भी स्पीड में। विंग को वो पता भी नहीं चला और वो रोड पार करने लगा। पर वी चांग से उन्होंने ये देख लिया था, इसीलिए वो विंग को धक्का देकर उस कार के सामने आ गए, जिसके कारण वी चांगसे का एक्सीडेंट हो गया। वहीं विंग विंग जब एक्सीडेंट की आवाज़ सुनता है, वो पीछे मुड़ के देखता है। विंग के सर में भी हल्का सा चोट लगा हुआ था, पर वो जब देखता है कि वी चांगसे कैसे हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाके फेंकाए हैं, उसके बाद तो विंग जम सा गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या। वहीं वांगजी भी बहुत ज़्यादा ही शॉक था। अगर अभी वी चांगसे ने विंग को नहीं बचाया होता तो विंग का क्या हालत होता, ये सोचकर वांगजी भी एकदम ज़्यादा ही जम चुका था। वहीं पीछे से आ रहे सारे लोग भी जम चुके थे। वी चांगसे की ऐसी हालत देखकर जैंग फैमिया उसके तरफ भागते हैं, वहीं जांग चैंग भी। पर विंग विंग वहीं पर जमा हुआ था। वांगजी जब देखता है कि विंग जमीन पे बैठा हुआ है, उसके सर से खून निकल रहा है, वांगजी भी उसके पास आता है और वो विंग को उठाता है। पर विंग को जैसे ही होश आया कि अभी हुआ क्या, वो भी चिल्लाते हुए अपने डैड के पास भागता है, वो भी पहली बार डैड कहकर। जैसे ही विंग भागा, वांगजी भी उसके पीछे पीछे भागता है। सारे लोग अभी वी चांगसे के पास आ चुके थे। वी चांगसे के सर से बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा था। लैन कुरैन चिल्लाकर अपने गार्ड्स को कहते हैं कि कार लाओ। सारे गार्ड्स उसके लिए कार भी लेके आ गए थे। वहीं विंग सबको हटाकर वी चांगसे के पास आते हैं और उसका सर अपने गोद पे रख लेता है। विंग का कपड़ा पूरा खून से रंग चुका था, यहाँ तक कि उसका हाथ भी खून से रंग चुका था। विंग अपने डैड के गालों को हल्का हल्का टैप करते हुए बोलता है, डैड प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोल के रखना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण ये सब हुआ ना, प्लीज़। ये बोलते हुए वो उसे बोल रहा था कि प्लीज़ आंखें बंद मत करना, प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ इतने सालों बाद तो आप मुझे मिले हो, प्लीज़ ऐसे मत जाना। ये बोलते हुए वो उसे बोल रहा था कि आंखें मत बंद करना। कुछ ही टाइम में वहाँ पर सब कार आ गई थी। वांगजी विंग को कहता है, विंग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। विंग भी रोते हुए अपना सर हिलाता है। वी चांगसे को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कार में बैठाया ही जाता है कि विंग भी कहता है मैं भी आ रहा हूँ। पर वांगजी उसे दूसरे कार में लेके जाता है, क्योंकि अभी वी चांगसे के साथ ऐसे पर्सन होने चाहिए जो उसे उठाकर हॉस्पिटल में अच्छे से लेके जाएं। इसीलिए वहाँ जैंग फैमिया और लैन कुरैन जाते हैं उसके साथ। विंग वांगजी के साथ दूसरे कार में बैठता है। सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विंग भागते हुए अपने डैड के साथ ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसके डैड को आईसीयू में लेके जाया जाता है। बाहर में विंग पूरी तरह रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था वो। वांगजी उसे कंसोल कर रहा था और विंग बार बार बोल रहा था कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण मेरे डैड की हालत ये सब हुई है। अगर मैं भागता नहीं, अगर वो सब होता ही नहीं, तो मेरे डैड की हालत ऐसी नहीं होती। लैनसन उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, लैनसन ये सब मेरे कारण हुआ है ना, लैनसन बताओ ना उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, लैनसन इतने सालों बाद तो मुझे डैड मिले हैं और आज आज ही देखो मेरे कारण ये सब हो गया। लैनसन ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था और लैनसन उसके बैग को सहलाए जा रहा था। विंग बुरी तरह रो रहा था। वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था कि वो तो कुछ ही टाइम में बेहोश भी हो चुका था। वहीं बहुत टाइम तक उनका ऑपरेशन चलता है। उनके सर से बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका था। वहीं वांगजी जब विंग को बेहोश हुआ देखता है, वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ज़्यादा ये स्ट्रेस ले रहे हैं, इन्हीं इसी के कारण वो बेहोश हुई हैं। और कुछ ही टाइम में विंग को होश भी आ गया। विंग अभी भी रोए जा रहा था। वो वांगजी के गले में लगकर रो रहा था और वो बार बार ओटी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी उसे संभाल रहा था, पर विंग की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी थी। तभी अंदर से एक नर्स आती है। वो नर्स बताती है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर किसी का ओ पॉजिटिव होगा। विंग चिल्लाकर बोलता है मेरा ब्लड है, मुझे मेरा जितना भी ब्लड लेना चाहो ले लो। पर वांगजी उसे रोकता है, क्योंकि विंग अभी अभी बेहोश हुआ था। डॉक्टर ने उसे बताया कि विंग कमज़ोर है,
वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, इसलिए वांग जी नहीं चाहता था कि विंग ब्लड दे और विंग के साथ कुछ हो जाए, इसीलिए वो रोक रहा था। पर विंग अपने हाथ को वांग जी के हाथ से छुड़ाते हुए बोलता है, वो मेरे डैड है लैनसन, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। पर इस बार वांग जी उसे रोकते हुए बोलता है, विंग तुम उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दोगे क्या? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो मेरे कारण हुआ है और वो मेरे डैड हैं। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था, पर वो नर्स बोलती है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम ब्लड नहीं ले सकते। पर विंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं दे सकता हूँ ब्लड। पर वो लेडी मतलब कि वो नर्स मना कर देती है और फिर से दूसरे इंसानों को पूछती है, क्या किसी का ओ पॉजिटिव है? तभी वहाँ पर शोंगलेन और शुयांग आते हैं। उनका भी ब्लड ओ पॉजिटिव ही था, इसीलिए वो दोनों चले गए थे। वहीं वांग जी विंग को चुपचाप वहीं बेंच पे बैठा देता है और कहते हैं, विंग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर विंग तो रो ही जा रहा था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और उसका सर अपने कंधे पे रख लिया। विंग भी वांग जी के कंधे पर लेटा हुआ ही उस ओटी की तरफ ही देख रहा था। उसके आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और वांग जी उसे पोछे जा रहा था। वहीं कुछ ही टाइम बाद फिर से एक नर्स आती है। वो कहती है, हमें एक बोतल खून की और ज़रूरत है, कोई दे सकता है? अब तो किसी के भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं था और साथ ही उस हॉस्पिटल में भी आज ही ओ पॉजिटिव ब्लड खत्म हो चुका था। सारे लोग एक दूसरे का फेस देख रहे थे और कह रहे थे कि नहीं है। पर जैसे ही विंग को सुनाई दिया कि किसी के पास भी ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं है, यहाँ तक कि बैंक मतलब ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है, ये सुनकर विंग खड़ा हो गया और कहता है, प्लीज़ क्या मैं दे सकता हूँ, मेरा ओ पॉजिटिव है। पर वांग जी उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, पर इस बार विंग उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, लैनसन वो मेरे डैड है, अगर अगर उन्हें कुछ हो गया तो, अगर अगर मेरे कारण उन्हें कुछ हो गया तो उससे अच्छा है ना कि मैं खून दे दूँ और उनकी जान बच जाए। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, पर विंग तुम्हारी तबीयत? विंग कहता है, तबीयत मेरी तबीयत खराब नहीं है लैनसैन। ये सुनकर लैनसैन उस मतलब कि उस नर्स को देखता है। वो नर्स कहती है, एक बार आपका एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, हाँ ये सही है, अब मेरा एग्जामिन कर लो, उसके बाद मेरा खून ले लेना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, अब तो ठीक होगा ना? वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग इतना ज़्यादा डिस्परेट हो रहा था, इसीलिए वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, ये सुनकर विंग उस नर्स की तरफ देखता है और कहता है, चलिए। ये बोलकर वो जाने लगा, पर वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो विंग को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो विंग के साथ ही उसके पीछे पीछे चला गया। विंग का एक टेस्ट होता है जिसमें वो नॉर्मल निकलता है, इसीलिए विंग को मतलब विंग का ब्लड लेने के लिए वो मान गए थे। विंग अभी ब्लड देने के लिए लेटा ही हुआ था कि तभी वो नर्स कहती है, सर प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो हम ब्लड नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर विंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है, ये बोलते हुए वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसके आंखों से लगातार आंसू गिरते ही जा रहे थे। वांग जी बार बार उसके आंसुओं को पोंछ रहा था और कह रहा था, विंग अपने आप को संभालो, नहीं तो डॉक्टर तुम्हारा खून नहीं लेंगे। ये सुनकर विंग भी अपना सिर हिलाता है और वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही टाइम में एक बोतल खून उससे ले लिया जाता है। विंग को थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, इसीलिए वांग जी अपने एक गार्ड को बोलकर विंग के लिए जूस मंगाता है और वो विंग को जबरदस्ती उस जूस को पीने को बोलता है। विंग का कुछ भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी खाने या कुछ भी पीने का, पर वांग जी उसे जबरदस्ती पिलाता है, जिसके कारण विंग को थोड़ा अच्छा लगे और विंग उसे पीकर सीधा लेट गया था। उसे नींद भी आ गई थी, क्योंकि एक तो ऐसे ही वो रो रहा था और वो थक भी गया था और साथ ही अभी उसका खून निकाला गया है, जिसके कारण वो अभी थोड़ा वीक था, इसीलिए वांग जी उसे उसी बेड पे सुला देता है। वहीं कब उस ऑपरेशन को चलते हुए 2 घंटे हो चुके थे, किसी को भी पता नहीं चला। सारे लोग ओटी के बाहर ही बैठे हुए थे। वहीं वांग जी विंग के पास उसके बेड के पास ही बैठा हुआ था। वो एक पल के लिए भी विंग को छोड़ के नहीं जा रहा था। कुछ ही टाइम बाद ओटी का दरवाज़ा खुलता है और सबको पता चलता है
कि वी चांसे अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबके फेस में एक हल्का सा रिलीफ था। वहीं दूसरी तरफ विंग को भी अब होश आ चुका था। वो उठते ही अपने डैड के बारे में पूछते हैं और वांग जी उसे बता देता है कि अब वो ठीक है। और विंग जैसे ही सुनता है कि वो ठीक है, वो उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे लेटाते हुए बोलता है, विंग वो अभी अभी ओटी से बाहर आए हुए हैं, उन्हें आराम करने दो, कुछ टाइम बाद उनको होश आएगा, फिर मिलते हैं। विंग भी अपना सर हिलाता है। फिर कुछ टाइम बाद विंग फिर से कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी एक गहरी सी साह करता है, क्योंकि जब से विंग को पता चला था कि उसके डैड अब ओटी में मतलब ओटी से निकल कर आईसीयू में चले गए हैं, तब से विंग पूछते ही जा रहा था कि क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। वांग जी ये सुनते सुनते पक चुका था। वो कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, मैं चल सकता हूँ। पर वांग जी कहता है, नहीं। ये बोलकर वो उसे उठा कर ही उसके डैड के पास लेके जाता है। विंग अपने डैड को देख रहा था। उसके सर में पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर विंग की आंखें फिर से भर आई थी। विंग अपने डैड के पास ही बैठा हुआ था और वो उससे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ डैड अपनी आंखें खोल लो। विंग ऐसे ही बोलते बोलते वहीं पर बैठा हुआ था कि तभी उनकी आंखें मतलब वी चांगसे की आंखें खुलती है। विंग जैसे ही महसूस करता है कि वी चांगसे ने अपनी आंखें खोली, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और वो उन्हें हग कर लेता है और वो रोते हुए कहते हैं, डैड आई एम सॉरी, मेरे कारण ये सब हो गया, आई एम सॉरी डैड। ये बोलते हुए वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली गले लगा रहा था। वी चांग से अपने हाथ को हिलाते हैं और वो विंग के बालों को सहलाने लगे। विंग रो रहा था, वो भी उसको हग करके। वी चांग से इस पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे और वो पल ऐसे मिला, इसलिए वो ब्लेस्ड थे कि कम से कम विंग के मुंह से उसे डैड कहने को तो मिला। अगर पहले ही ऐसा पता चलता उन्हें कि अगर उसके कुछ होने से विंग उसे डैड कहेगा और ऐसे गले लगाएगा, तो वो तो कब से ऐसा कर चुके रहते। वी चांग से विंग से कहते हैं, नहीं बच्चा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसमें तो सब मेरी गलती थी। मैं ही तुम्हारे पास नहीं आ पाया, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया और तुम अपने मॉम डैड के बिना जीते रहे। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वांग जी उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही टाइम बाद सारे लोग अंदर आ गए थे। वो वी चांग से मिल रहे थे, वी चांगसे से मिल रहे थे, पर विंग वहाँ से गया नहीं। वांग जी विंग से कहते हैं, विंग चलो आराम कर लो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। तभी वी चांग से कहते हैं, क्या हुआ है विंग को? वांग जी उसे बता देता है कि वी चांग से के एक्सीडेंट के बाद विंग कमज़ोर हो गया था और बेहोश भी हो गया था। उसके बाद भी इसने खून दिया। ये सुनकर वी चांग से शॉक थे। वो विंग को देखते हुए बोलते, विंग बच्चा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाओ आराम करो, मेरे पास मत रहो। पर विंग कहते हैं, नहीं मैं आपके पास रहूँगा। पर वी चांग से कहते हैं, नहीं जाओ। वी चांग से के कहने के बाद ही विंग वहाँ से गया था और वो भी वांग जी के गोद में। वांग जी उसे एक पल भी चलने का मौका ही नहीं दे रहा था। विंग को वो एक बेड पे सुला देता है और कहता है, अब तुम चुपचाप आराम करो और डॉक्टर ने ये दवा दी है, चुपचाप खाओ इसे। ये बोलकर वो विंग को डांट रहा था और विंग उसे चुपचाप खा लेता है और फिर खाने के बाद वो सो गया। ऐसे ही फिर एक दो दिन बीत गए थे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। विंग को डैड का प्यार मिल चुका था, यहाँ तक कि आंट, अंकल और साथ में एक भाई भी मिल चुका था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, अब उसे सब कुछ मिल गया। ये सोचकर विंग को बस अपनी माँ चाहिए था, पर उसकी माँ तो बहुत पहले ही जा चुकी है ना, इसीलिए विंग अब उदास नहीं होता, क्योंकि उसके पास कम से कम डैड तो आ गए। वांग जी विंग को लेकर सीधा लैंड मेंशन जाता है। सब लोग लैंड मेंशन में ही आते हैं, क्योंकि वी चांग से अब्रॉड में रहते थे और अब्रॉड में तो वो जा नहीं सकते, इसीलिए वांग जी ने उन्हें साफ साफ कहा था कि वो लैंड मेंशन में ही रहेंगे। इसीलिए सब लोग लैंड मेंशन में ही हैं अभी। धीरे धीरे करके वी चांग से भी ठीक हो रहे थे। अब सब कुछ ठीक हो रहा था। विंग और वांग जी की लाइफ भी अब हैप्पी हैप्पी सी हो रही थी। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपनी लाइफ से। पर कहते हैं ना, ज़्यादा टाइम तक खुशियाँ बरकरार नहीं रहती, वैसे ही इनकी लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आ गया कि कोई बता नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ कोई पर्सन
एक पर्सन पे चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें उसे ढूंढने को कहा था, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग उसे ढूंढ भी नहीं सकते? तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, सर हमने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, पर हमें लगता है कि वो यहाँ की नहीं है। ये सुनकर वो पर्सन फिर से चिल्ला के बोलता है, यहाँ का नहीं है तो पूरी दुनिया को छान मारो, पर मुझे वो ओमेगा चाहिए। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर देखते हैं कि आखिर ये मिस्टीरियस सा इंसान कौन है और कौन सी ओमेगा को ढूंढ रहा है वो। किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और हाँ, इसके मतलब कि इस एफएफ के ख़त्म होने के बाद मुझे कौन सा एफएफ स्टार्ट करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना, ओके। मेरे पास 2 ही स्टोरी है जिनमें ना टॉप वांगजी ही होगा, और हाँ, दोनों ही हिस्टोरिकल होगा। मैं दोनों का नाम ही बता देती हूँ, ओके। आप लोग उनमें से एक को बताना। पहला हिस्टोरिकल है माय टॉक्सिक हस्बैंड बट आई लाइक हिम, और दूसरा है माय सीक्रेट फ्यूनिक्स। दोनों ही हिस्टोरिकल है और दोनों ही टॉप वांगजी है, ओके। तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और बाय बाय।